नमस्कार, मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में आपका विशेष रूप से बहुत बहुत स्वागत है। बाजार के लिए हम देख रहे हैं कि आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारा न्यूज़ फ्लो है जिसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी की ही बात करें तो ग्लोबल संकेत अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मिले जुले थे आज, क्योंकि इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है उसके बीच हम देख रहे हैं कि जो कमोडिटी प्राइजेस हैं उनमें एक उछाल देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके कि डॉलर इंडेक्स में एक सर्ज आया, उसके बावजूद कच्चे तेल में जो उछाल देखने को मिला है, पिछले हफ्ते हमने देखा कच्चे तेल में करीब 7.5% के आसपास की तेजी थी। बीते 8 महीने में सबसे बड़े वीकली गेंस के साथ हमने क्रूड में कारोबार होता हुआ देखा। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आज इंडियन मार्केट में शुरुआती कारोबार के तौर पे जरूर देखने को मिला था। थोड़ी सी गिरावट के साथ हमने शुरुआत करी थी। निफ्टी की जहां तक बात है तो 19,737 ये वो आंकड़ा है जहां पे हमने आज शुरुआत करी थी। शुक्रवार की जो क्लोजिंग है 19,751 पर देखने को मिली थी, तो 14 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ हमने शुरुआत करी। उसके बाद हमने 19,700 का जो लेवल है, जो 19,700 का अहम आंकड़ा है, उसको भी तोड़ा था नीचे की ओर। उसके नीचे भी हम गए थे, लेकिन निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। फिलहाल अगर हम देखें तो 19,773 के आसपास निफ्टी में कारोबार देखने को मिला है। तो लोअर लेवल से करीब करीब 80 अंकों के आसपास की रिकवरी हमने देखी है। इसी तरह सेंसेक्स की बात करें तो आज हमने 66,000 का जो अहम आंकड़ा है उसको तो नहीं तोड़ा है नीचे की ओर, लेकिन हाँ 66,000 के बेहद करीब हम पहुंच गए थे। 66,039 का लो आज हमने बनाया। उसके बाद लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली और फिलहाल 66,313 के आसपास के लेवल से, यानी कि निचले स्तरों से करीब करीब 300 अंकों के आसपास की रिकवरी हमने देखी है। और कुछ ऐसा ही रुझान हमने बैंक निफ्टी में भी बनता हुआ दिखा है, जहां पे 44,000 का आज आंकड़ा नहीं टूटा है नीचे की ओर। 44,044 ये आज का लो है और फिलहाल हम 44,321 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो अब इजराइल हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उस वजह से जो कच्चे तेल में उछाल आ रहा है उसका कितना इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है, कैसे रणनीति तैयार करनी है, क्या लोअर लेवल्स पे खरीदारी करनी है या फिर हर उछाल में हमें बिकवाली ही करनी है, और स्टॉक स्पेसिफिक कैसे ट्रेड करना है, खासतौर पे मेटल शेयरों में, सरकारी शेयरों में, रियल्टी शेयरों में और सरकारी बैंकों के शेयरों में। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट आज जुड़ रहे हैं वो हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मनी 9 पर। थैंक यू संदीप सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये जो मार्केट में हमने देखा कि शुरुआत कमजोरी के साथ देखने को मिली, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है खासतौर पे इजराइल में, उसका जो कच्चे तेल पे इम्पैक्ट आ रहा है उसको कैसे रीड करना चाहिए? कच्चे तेल में जो उछाल देखने को मिल रहा है उस वजह से हमने आज शुरुआत तो कमजोरी के साथ करी, लेकिन लोअर लेवल से फिर से एक रिकवरी देखने को मिली है। तो कैसे अप्रोच करें सर मार्केट्स को, पूरा ये जो डेवलपमेंट चल रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन वाला? देखिए संदीप, पहली बात तो युद्ध को हार्डली 1 महीना भी नहीं हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा जो वेरिएबल है वो क्रूड ऑयल प्राइस ही है। अगर ईरान इस वॉर को एक्सटेंड करता है, मान लीजिए कि ये जो लड़ाई है ये दिसंबर के बियॉन्ड चलती है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए सप्लाई लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा इशू होता है और यहाँ पे ईरान एक बहुत बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पे अगर कोई सप्लाई लॉजिस्टिक में तकलीफ होती है तो हो सकता है कि तेल के भाव में एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिले, और यही लोगों का थोड़ा सा डर है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट सप्लाई ज्यादा बढ़ा रहा था, लेकिन अगर वॉर होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सप्लाई अरेंजमेंट अगर डिस्टर्ब होता है तो तेल की कीमतें काफी बढ़ेंगी। प्लस अभी तो इजराइल ने जिस प्रकार से वॉर का इनिशिएटिव लिया है, मेरे ख्याल से देखिए मार्केट यही चाहेगा कि लड़ाई जितनी जल्दी हो, कम आई मीन जल्दी खत्म हो, अच्छी बात है। तो डेफिनेटली ये तो $110 तक जाने की उम्मीद रखता है, लेकिन डेफिनेटली आपको 1-2 महीना इसमें वेट करना पड़ेगा। अभी इमीडिएटली कहना मुश्किल है कि तेल इमीडिएटली कितना एस्केलेट हो सकता है। तो मार्केट में कैसे रणनीति बनाए सर फिर, ये जो ऑयल के प्राइसेस और पूरा जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है उसको कैसे डाइजेस्ट करना चाहिए? देखिए मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं तेल के अलावा। आई थिंक नवंबर के महीने में आपको 5 स्टेट इलेक्शंस है, उसके बाद जनरल इलेक्शंस है। तो संदीप अभी अगले 6 महीना तो आपको मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा, बहुत सारी चीजें मार्केट को इम्पैक्ट करेगी। तो ऑयल को एक ही फैक्टर रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए निवेशकों को एक बात समझनी चाहिए कि ज्यादातर डोमेस्टिक कंपनीज पे बेट करें, जहां पे ऑयल का कोई ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है और जहां पे अभी नंबर्स आ रहे हैं, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है, जहां पे विजिबिलिटी अच्छी है। तो ऐसे मुझे 2-3 सेक्टर्स पसंद है, जैसे ऑटो हो गया, उसके बाद रियल एस्टेट है, कैपिटल गुड्स है, सीमेंट है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक सेफ टेरिटरी है, जहां पे आपको लगता है, मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है। देखिए अल्टीमेटली मार्केट्स डेटा और नंबर्स को ही रिस्पेक्ट करेगा।
बट इन द नियर टर्म हो सकता है नवंबर के महीने में आपको और ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट्स को कभी भी इलेक्शंस पसंद नहीं होते। मार्केट्स चाहेगा कि ये इलेक्शन जितने जल्दी खत्म हो, अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए वो आए। बट अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो बहुत सारी वोलेटिलिटी आपका इंतजार कर रही है। ओके, बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसको मार्केट को डाइजेस्ट करना है। इलेक्शंस भी हैं, राज्यों के इलेक्शंस भी हैं, 2024 में आम चुनाव भी होने वाले हैं, उससे पहले नतीजों का सीज़न भी चल रहा है, ये क्रूड में सर जा रहा है, बहुत सारा न्यूज़ फ्लो है जिसको बाजार को डाइजेस्ट करना है। तो उस लिहाज से बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। कुछ 3-4 सेक्टर्स की बात करी है अविनाश जी ने, ऑटो है, रियल एस्टेट है, सीमेंट है, कैपिटल गुड्स है, यहाँ पे नंबर्स आने शुरू हो भी चुके हैं। तो शो के दौरान इन सेक्टर्स पे और इन सेक्टर्स के जो खास तौर पे कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे। इस बीच हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे साथ हमारे यूट्यूब पेज पर जुड़ना शुरू हो चुके हैं। आप भी हमारा जो नंबर है वो जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए चाहें तो हमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपने सवाल आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारा जो नंबर है वो 9311211874। आप व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन भी खुली हुई है 2 बजे तक, आप चाहें तो अपने सवाल हमें फ़ोन लाइन के जरिए भी पूछ सकते हैं। कोई भी दुविधा है किसी शेयर को लेकर, बाजार को लेकर, किसी ट्रेड को लेकर, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो अविनाश जी हमारे साथ 2 बजे तक मौजूद हैं। आईपीओ से जुड़ी भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो भी आप हमें सवाल कर सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं, टाइप करके भेज दीजिए, या तो फिर आप हमें फ़ोन लाइन के जरिए भी जुड़ सकते हैं। जो हमारा पहला सवाल है हमें हमारे यूट्यूब पे मिला है वो है JFSL यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर। इनफैक्ट आज शायद इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। हमारे एक दर्शक हैं सुनील जी, उन्होंने पूछा है कि मौजूदा प्राइस पर क्या इसे बाय कर सकते हैं, यानी कि जो हायर लेवल से करेक्शन हुई है। अविनाश सर, मुझे याद है कि 252 के आसपास का हाई स्टॉक ने छुआ था, लिस्टिंग के बाद से एक तरफा रैली स्टॉक में देखने को मिली थी। अब ये करेक्ट होकर 220-225 की रेंज में कारोबार कर रहा है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी JFSL जिसको फ्रेश एंट्री लेनी है, क्या इन लेवल्स पे ले सकता है, थोड़ा और रुकेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए जियो फाइनेंशियल के आज नंबर्स भी है संदीप, तो हमको पहली बार नंबर्स का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए, अगर जियो फाइनेंस में अच्छा पैसा बनाना है तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए कम से कम साल, 1.5 साल या 2 साल का टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है जो फाइनेंशियल सर्विसेज में पूरी तरह से डिस्ट्रप्शन करने वाला है। ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स के कारोबार में इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ AMC की है। इनकी बैलेंस शीट साइज 1,30,000 करोड़ है और प्लस इनकी ओनरशिप रिलायंस के पास है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये छोटा डेफिनेटली प्लान नहीं करेंगे, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा पैसा लगाने वाले। तो कम से कम साल, 1.5 साल का नजरिया अगर आप रखते हो तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि रिलायंस ग्रुप कभी इन्वेस्टर्स को निराश नहीं करता। नंबर्स तो अच्छे आएंगे ही, बस इसमें री रेटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि ये हार्डली 1-2 महीने पहले ही लिस्ट हो चुका है, रिलायंस से डीमर्जर हो चुका है, तो इसमें तुरंत पैसा बनेगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा बनेगा। क्या टारगेट आप लेके चल रहे सर अगर कोई 2 साल होल्ड करता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ जिस प्रकार से आएगा, मेरे ख्याल से यहाँ से एटलीस्ट 1x तो होना चाहिए 2 साल में। मुझे लग रहा है कि बैलेंस शीट साइज, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सब एक बार मार्केट देखेगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री होपफुली कॉन्फ्रेंस कॉल कंपनी करेगी। इसके बाद इस स्टॉक में थोड़ा सा एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू होगा। बट इसमें कोई डाउट नहीं कि मैनेजमेंट कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ने नहीं वाली है अपने बिजनेस को हाईलाइट करने के लिए। तो डेफिनेटली 1.5-2 साल का नजरिया है, तो आई थिंक 1x का तो एक्चुअली आप टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये धंधा अभी इन्फेंसी स्टेज में है और मुझे लग रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज इज मच स्ट्रॉन्गर ग्रोथ कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल बिजनेस रिलायंस। ठीक है, 1x जगह अगर आप कह रहे हैं तो मौजूदा लेवल से आप कह रहे हैं कि 1 गुना, मतलब यहाँ से और उतना ही प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो 200, सवा 200, माफ़ कीजिए 220, 200, सवा 200 के आसपास अगर ये है तो 440, 450 तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते आप 1.5 से 2 साल का नजरिया स्टॉक में लेके चलते हैं। तो इस बीच हमारे एक दर्शक फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं, पवन शर्मा जी हैं हमारे साथ। पवन जी, स्वागत है आपका मनी लाइन पर। नमस्कार सर, बताइए। पवन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, हाँ बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार। अब मैंने बताया था सर, प्लाजा वायर है नहीं, अभी IPO आया था सर जी। तो उसका मैं शेयर होल्डिंग में रखना चाहता हूँ। मेरा लगभग 6 महीने का है, 6 महीने के लिए। अच्छा, आपने IPO में अलॉट किया था सर, आया नहीं था अलॉटमेंट तो, और अब मैं ये चाहता हूँ मैं शेयर होल्डिंग रख लूँ। नहीं तो आप अभी खरीदना चाहते हैं या आपने IPO के बाद खरीद लिया लिस्टिंग के बाद? नहीं, मैं खरीदना चाहता हूँ अभी। ओके, तो आप एंटर करना चाहते हैं प्लाजा वायर्स में। सर काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस IPO को मिला था, बहुत सारे लोग हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ था। तो अब क्वेरी इस चीज़ को लेके है कि लिस्टिंग के बाद जो गेंस बन चुके हैं, क्या अब इस शेयर में खरीदारी की जा सकती है?
जी जी जी। सत्य मुझे लग रहा है इनको खरीदी एक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी 40-50% के प्रीमियम पे ये स्टॉक लिस्ट हो चुका है। लेकिन नजरिया कम से कम साल सवा साल का रखिए, क्योंकि देखिए कंपनी के नतीजे आएंगे। अभी एसएमई कंपनी है तो 6 मंथली नंबर आते हैं। जी। बट एक बात मैं कहूंगा कि केबल एंड वायर की जो कंपनियां है इसमें ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है और काफी स्ट्रांग है, और उसका फायदा प्लाजा वायर को भी मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक मीडियम टर्म बेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा करके कोई भी गिरावट अगर बाजार में आपको मिलती है तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज 5% का ऊपरी सर्किट लगा हुआ है प्लाजा वायर्स में, क्योंकि 88 रुपये 40 पैसे इसका अभी तक का हाई लेवल है जो कि स्टॉक ने छुआ है। और मुझे अगर सही याद है तो 54 रुपये का इसका इशू प्राइस था। तो 54 रुपये वाला शेयर 88 रुपये 40 पैसे पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 5% का ऊपरी सर्किट आज लगा हुआ है। इस बीच रजत महेश्वरी जी हमारे साथ हमारे यूट्यूब पेज पे इन्होंने अपना सवाल शेयर किया है। 2 स्टॉक्स हैं सर इनके पास। पहला तो है लेटेंट व्यू का, जहाँ पे इन्होंने जो प्राइस बताया हमें 50 शेयरों का, वो है 436 रुपये का। ये स्टॉक 410 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और दूसरा है एंजल वन, जिसके इनके पास 10 शेयर हैं, 2100 रुपये का प्राइस है, और दोनों में ये लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं। तो लेटेंट व्यू पे पहले बात कर लें सर। 436 वाला 410 पे है, क्या करें? 50 शेयर है इनके पास। देखिए मुझे लग रहा है कि सारे जो आईटी रिलेटेड जो कंपनीज है, ये कंपनी तो डेटा एनालिटिक्स में बहुत बड़ा प्लेयर है। जी। अच्छी कैश पोजीशन है कंपनी, काफी अच्छे ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और अच्छे ऑर्डर्स भी इनके पास है। लेकिन देखिए यही मैं कहूंगा कि अगले 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि आईटी में माहौल थोड़ा सा बिगड़ा है। बड़ी कंपनी जैसे इन्फोसिस, उसके बाद एचसीएल टेक ने गाइडेंस काटा है। प्लस जिस प्रकार से अभी हेडविंड्स दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से जो भी आईटी रिलेटेड जो कंपनियां हैं, इसमें हमको लग रहा है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पेन इन्वेस्टर को देखने को मिलेगा। तो नजरिया 12-15 महीने का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। लैटेंट व्यू अच्छी कंपनी है, लेकिन एटलीस्ट नियर टर्म में क्या होगा कि शेयर थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, तो वो आपको शॉर्ट टर्म पेन भुगतना पड़ेगा अगर आपके पास ऑलरेडी है। फ्रेश बाइंग के लिए मेरे ख्याल से आप थोड़ा रुकिए, क्योंकि फ्रेश बाइंग में अभी हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ा नियर टर्म में ट्रिगर। फ्रेश बाइंग के लिए अभी लेटेंट व्यू में रुकना चाहिए। एंजल वन पे क्या राय होगी सर? इनके पास 2100 का प्राइस है और 10 क्वांटिटी है, और फिलहाल ये शेयर इनके प्राइस से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। 2070 रुपये के आसपास का प्राइस है, तो यहाँ पे भी करीब 30 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है। एंजल वन पे भी ये हायर लेवल्स पे इन्होंने एंट्री करी है, क्या करना होगा सर अभी? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से जिस प्रकार का ट्रैक्शन आप हमने देखा है कि करीबन 20 लाख कस्टमर्स इन्होंने ऐड किए हैं, प्लस जिस प्रकार का ऑनलाइन इनिशिएटिव इनका है। देखिए यहाँ पे भी मैं इनको यही कहूंगा कि इन्होंने 2070 में एंट्री किया है तो काफी ऊपरी लेवल पे किया है, तो कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रहे। इंडिया में कैपिटल मार्केट जिस प्रकार से ग्रो कर रहे हैं, और डिस्पाइट वोलेटिलिटी इन द मार्केट्स, अभी ज्यादा लोग इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, तो इसका फायदा ऑनलाइन ब्रोकिंग कंपनी जैसे एंजल वन को जरूर मिलेगा। बट थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि ये शेयर उन्होंने ऊपरी लेवल पे लिया है तो इनको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना जरूरी है। तो 1.5-2 साल का नजरिया है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। ठीक है, 1.5-2 साल का नज़रिया है तो ही आप एंजल वन में बने रहिए। महेश्वरी साहब, आपके लिए राय फिलहाल ये निकल के सामने आ रही है। हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने 3 स्टॉक्स को लेकर अपनी राय पूछी है। इनका जो नज़रिया है वो 1 महीने का है। आदिल शाह इनका नाम है। टाटा मोटर्स, फिनोलेक्स केबल्स और तीसरा है सुजलॉन। इनको केवल 1 महीने का ट्रेड चाहिए और ये जानना चाहते हैं कि इन तीनों में से कौन सा बेटर है, सुजलॉन, फिनोलेक्स केबल्स या टाटा मोटर्स? आई थिंक क्लियरली टाटा मोटर्स रहेगा संदीप, क्योंकि यहाँ पे बड़े ट्रिगर है। एक तो आज जो खबर आई है कि टाटा मोटर्स ने 9% स्टेक अपना टाटा टेक्नोलॉजीज में टीपीजी को बेचा है करीबन 1500 करोड़ में। तो ये डेफिनेटली मार्केट को पसंद आया है। प्लस इस कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज में ये वापस डाइवर्स्ट करेंगे, पब्लिक इशू आ रहा है, तो इसका भी वैल्यू अनलॉकिंग का थोड़ा फायदा टाटा मोटर्स को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इनका जो कोर बिजनेस है, जो जेएलआर का बिजनेस है, कंपनी ने क्लियरली कहा है कि बहुत साल के चैलेंजेस के बाद अभी ये कैश पॉजिटिव होगी, कंपनी कैश फ्लो जनरेट करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। मार्केट इस बात पे बहुत खुश है कि फाइनली जेएलआर का धंधा अच्छी तरह से सेटल हो चुका है। डोमेस्टिक मार्केट में कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार का भी धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो टाटा मोटर्स में मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 महीने में अच्छी खासी कमाई हो सकती है। सितंबर का क्वार्टर भी काफी अच्छा आएगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ओके, ठीक है। तो टाटा मोटर्स इन तीनों शेयरों में से सबसे बेस्ट है, क्योंकि जेएलआर जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह से कैश की पोजीशन टाटा मोटर्स की इंप्रूव हुई है, 1 महीने के नज़रिए से आदिल जी आपके लिए राय ये है कि आप टाटा मोटर्स को चुन सकते हैं। इस बीच राम प्रवेश जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। नमस्कार सर, बताइए। हाँ सर, नमस्कार जी बताइए, कौन सा शेयर आपके पास? हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 50 के भाव पर 5000 शेयर हैं, और जंगले प्रीपेड के हैं सर। कौन सा? अच्छा, जैगल प्रीपेड जो आईपीओ आया था अभी।
हाँ, जैगल प्रीपेड के हैं सर, 242 के भाव है। ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है सर, लेकिन सर लॉस हो रहा है, क्या करें इसमें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपने 50 रुपये पे एंट्री करी सर, काफ़ी ऊपर लिया आपने। किसी के कहने पे लिया था या अपनी मर्जी से आप ट्रेड करते हैं, आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं? नहीं सर, अपने मर्जी से लिया था, ट्रेडिंग की वजह से सर। ओके, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अच्छा, आपका प्रवेश साहब नज़रिया कितना है? ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो क्या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर कुछ दिनों के लिए रखते हैं या फिर महीना 2 महीना भी होल्ड करते हैं? नहीं सर, कुछ दिनों के लिए खरीदते हैं सर। कुछ ही दिनों के लिए खरीदते हैं, ठीक है सर। कुछ दिनों का नज़रिया है अविनाश सर। इनके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, 5000 क्वांटिटी और उन्होंने हायर लेवल्स पे ले लिया है। 50 रुपये का इनका एंट्री प्राइस है। और जैगल प्रीपेड जो हाल ही में आईपीओ आया था उसमें भी इनके पास 242 रुपये पे शेयर रखे हुए हैं। क्या राय होगी सर आपकी? इनफैक्ट मैं आपसे पीएसयू बैंकों पे भी राय जानना चाह रहा था कि आज रियल्टी शेयरों में साथ साथ जो पीएसयू बैंकिंग शेयर हैं वहाँ पे भी कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट आज मैं एक एसबीआई का चार्ट भी देख रहा था, पूरे साल की अगर हम बात करें तो 6% के आसपास का करेक्शन एसबीआई के स्टॉक में देखने को मिला है। तो ओवरऑल पहले तो इनका जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे सवाल है उसको एड्रेस कर दीजिए, और साथ में जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस जहां पे एक्सपेक्टेशन है कि इस बार नंबर्स में वीकनेस देखने को मिलेगी, थोड़ा उसके बारे में बताएं सर। मुझे लग रहा है कि देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नंबर्स इस क्वार्टर में काफी तगड़े आएंगे। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आज ही नतीजे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, तो कॉन्फ्रेंस कॉल होगी तो मैनेजमेंट मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंटली ग्रोथ नंबर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए अभी भी सिस्टम में 10-12% का क्रेडिट ग्रोथ है। इस बैंक ने अपने एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छी तरह से ठीक ठाक की है, और सबसे बड़ी बात इनका कासा 50% के ऊपर है। तो देखिए इतना शॉर्ट टर्म व्यू देना डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये 3 से 6 महीने की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से 65-70 रुपया पॉसिबल है। देखिए एकदम शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क रिवॉर्ड इनका अच्छा बैठेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पोजिशनल बेट अगर ये करते हैं तो पैसा अच्छा बनेगा। और दूसरा स्टॉक जो इन्होंने कहा है जैगल प्रीपेड, देखिए ये तो अभी अभी लिस्ट हुआ कंपनी है, काफी वेल नोन फिनटेक प्लेयर है जो ग्लोबली भी काम करता है। इस कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई तो काफी कॉन्फिडेंट है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अगर ये एकदम शॉर्ट टर्म व्यू लेके काम करते हैं तो इनको पैसा बनेगा नहीं। थोड़ा सा सब्र रखिए, इसमें नई कंपनी है तो 1-2 क्वार्टर्स मार्केट रिजल्ट्स देखेगी, मैनेजमेंट की कमेंट्री देखेगी, बट उन्होंने कंपनी बरोबर चुनी है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा दीजिए ताकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा प्रवेश जी। आपके लिए राय ये है कि आपने जो जैगल प्रीपेड चुना है, 1-2 तिमाही के नंबर्स आने दीजिए, मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देता है बिजनेस के बारे में। नो डाउट आपने कंपनी अच्छी चुनी है, अविनाश जी कह रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समय देना होगा। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी जहाँ तक बात है तो कुछ दिनों के लिए वो कह रहे हैं कि राय देना मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर आप 3 से 6 महीने का नजरिया रखते हैं तो 65 से 70 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो आपने दोनों कंपनियां ठीक चुनी हैं, शेयर अच्छे चुने हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा समय दें तो आपका जो ट्रेड आपने इनिशिएट किया है उसमें आपको मुनाफा होने की भी गुंजाइश नज़र आने लगेगी। इस बीच हमारे एक दर्शक यूट्यूब पे साकिम अजमल जी हैं, उन्होंने बोला है कि ये प्रोग्राम उनको काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा जानकारी भी मिलती है। उन्होंने धन्यवाद दिया है। अजमल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा शो देखते हैं, आपकी जानकारी बढ़ती है, तो आप इसी तरह हमारे शो को लगातार देखते रहिए। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं इस्लाम, उन्होंने अदानी विल्मर पे अपना शेयर जो सवाल है वो पूछा है। 40 शेयर उनके पास हैं, 411 रुपये ये उनका एंट्री प्राइस है। और इनफैक्ट मैं इसका जो प्राइस देख पा रहा हूँ वो अभी 350 रुपये के भी नीचे है, 343 रुपये के आसपास फिलहाल अदानी विल्मर का शेयर ट्रेड कर रहा है। सर इन्होंने काफ़ी हायर लेवल्स पे ले लिया है और अब ये जानना चाहते हैं कि जो तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे वहाँ तक क्या वेट करें, मतलब कि जो नतीजे आएंगे उसमें कुछ उम्मीद है कि नंबर्स अच्छे आएंगे या फिर अपना लॉस बुक कर लें? क्या राय होगी आपकी अदानी विल्मर पर? मेरे ख्याल से देखिए कंपनी तो अच्छी है, लेकिन अभी जो रिसेंटली बिजनेस अपडेट आया था अडानी विल्मर का, इन्होंने क्लियरली कहा है कि इस क्वार्टर में रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन मार्जिन थोड़े दबाव में है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर इनका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है तो कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, लेकिन अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए कि ये अडानी ग्रुप की कंपनी B2C वाले प्रोडक्ट्स में काम करती है, ब्रांड भी इनके काफी अच्छे हैं, और मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY24 शुड बी मच बेटर। तो क्या है ना कि ऑलरेडी ये इनके कॉस्ट प्राइस से काफी नीचे गया है, अगर ये चाहे तो थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, लेकिन नजरिया थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि री रेटिंग जरूर आएगी, पर थोड़े नंबर्स इंप्रूवमेंट आने के बाद जो लग रहा है कि अगले 6 महीने में आने की पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे होल्ड करें, अगर हो सके तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया 12-15 महीने रखें। तो इस्लाम जी आपके लिए राय ये है कि आप 12 से 15 महीने का नजरिया रखें, यहाँ पे हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक में देखने को मिले, लेकिन हाँ नियर टर्म में बहुत बड़ा ट्रिगर कोई स्टॉक के लिए फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। आपको थोड़ा सा लंबा नजरिया स्टॉक के लिए लेके चलना होगा। हरे शंभू हमारे एक दर्शक हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स पे, उन्होंने अपना सवाल पूछा है। 570 रुपये ये इनका एंट्री प्राइस है।
83 शेयर उनके पास हैं सर। वो जानना चाहते हैं कि इसमें वो होल्ड करें या इसको एग्जिट करें, क्योंकि जहाँ तक इसकी स्टॉक की बात है ये भी इन्होंने काफ़ी ऊपर के लेवल पे ले लिया है। तो जुबिलेंट फूड पे आपकी क्या राय होगी सर, क्योंकि 530 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इनको 40 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है, 83 क्वांटिटी है इनके पास। नहीं, यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि देखिए वर्ल्ड कप चल रहा है तो 45 दिन का जो इवेंट है इसमें नॉर्मली क्यूएसआर कंपनीज को काफी फायदा होता है। हम्म। एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि कोविड के बाद काफी अच्छी तरह से बिजनेस प्रोपोजिशन क्यूएसआर कंपनीज की हो गई है। डाइन आउट, अभी लोग बाहर जाके भी खाना पीना खाते हैं, घर पे भी ऑर्डर करते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्लेयर है क्यूएसआर में। तो अगर नजरिया थोड़ा सा लंबा रखते हैं, क्योंकि देखिए एकदम शॉर्ट टर्म में तो इस स्टॉक में कोई बड़ी बढ़त आएगी नहीं, क्योंकि लग तो रहा है कि मार्जिन थोड़े दबाव में है, इनके इनपुट प्राइसेस बड़े थे, लेकिन जिस प्रकार का नेटवर्क इनका है और जिस प्रकार का ग्रोथ हम क्यूएसआर मार्केट में देख रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर साल भर का नजरिया है तो अच्छा रिस्क रॉट बैठ सकता है। तो अगर टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा ये रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से पोजीशन होल्ड करें, लॉस में पोजीशन मत काटें। ठीक है, तो लॉस में पोजीशन मत काटिए, है आपके लिए राय ये है। हरीश अंबू जी, थोड़ा सा नज़रिया आप लंबा रख लीजिए। जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें जो क्यूएसआर कंपनीज हैं, जो रेस्टोरेंट होते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स होते हैं, जुबिलेंट फूड वर्क्स जैसे, उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, तो आप थोड़ा नज़रिया लंबा कर लीजिए। इस बीच राजेश वोरा जी ये हमारे साथ हमारे यूट्यूब पेज पे जुड़े हैं। जीएमडीसी इसको लेके उनका सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि क्या इस स्टॉक में अभी भी एंट्री कर सकते हैं। सर ये सवाल इनफैक्ट कई सारे लोगों का है, वो इसलिए क्योंकि जीएमडीसी का आप चार्ट देखिए, एक महीने का आप अगर रिटर्न देखेंगे तो 45% के आसपास का है, और 6 महीने में अगर आप देखेंगे 216% का रिटर्न, यानी कि 3 गुना के आसपास स्टॉक ऑलरेडी जंप कर चुका है। और वजह है जिस तरह से पॉलिसी चेंज हुई है गुजरात में, कि गुजरात सरकार की कंपनी है और वहाँ पे जिस तरह से डिविडेंड्स को लेकर, बायबैक्स को लेकर जो पॉलिसी में हाल फिलहाल बदलाव किया गया, तो उसके बाद हमने देखा है कि जो गुजरात फोकस स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। तो इतना रनअप हो चुका है सर, एक महीने में कर ऑलमोस्ट 50% के आसपास के गेंस आ चुके हैं। 6 महीने में ये स्टॉक 3 गुना के आसपास चल चुका है। क्या अभी भी गुंजाइश है, कोई फ्रेश एंट्री कर सकता है इन लेवल्स पे? नहीं, देखिए संदीप, मुझे लग रहा है कि जब भी स्टॉक इतना ज्यादा भागता है तो थोड़ा सा आपको कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि कितना भी अच्छा कंपनी का परफॉर्मेंस हो, आप जिस लेवल पे एंटर कर रहे हो वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कंपनी आगे अच्छा नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है वो बहुत ही स्ट्रांग आई है। वो कह रहे हैं कि आने वाले 1-2 साल के लिए और भी ग्रोथ अच्छा रहेगा, लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मेरे ख्याल से इस भाव पे रियली शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में बैठेगा नहीं। तो थोड़ा सा स्टॉक को करेक्ट होने दीजिए। देखिए बाजार में मौके आपको जरूर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको निचले लेवल पे स्टॉक मिलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से निचले लेवल पे स्टॉक खरीदने के लिए अच्छा खासा अच्छा टाइम होगा। तो अभी एट दिस लेवल फ्रेश बाइंग इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, तो जहाँ तक जीएमडीसी की बात है तो फ्रेश एंट्री फिलहाल आप मत कीजिए, थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए। ऑब्वियसली जैसे हमने आपको चार्ट में दिखाया, अभी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा रनअप हो चुका है, शायद इसीलिए आप इसके बारे में पूछ भी रहे थे वोरा साहब। लेकिन आपके लिए राय ये है कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा थमने दीजिए, स्टॉक को थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए। लोअर लेवल्स पे अगर आप एंट्री करेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं साक्षी सिंह, उन्होंने अपना सवाल हमारे यूट्यूब पेज पर शेयर किया है। उनका सवाल सर नेटवर्क 18 को लेकर है। इनफैक्ट जो डिज्नी की बातचीत चल रही है अपना इंडिया का कारोबार बेचने के लिए, जो स्ट्रीमिंग कारोबार उनका है, जो टीवी बिजनेस है, उसको लेकर इनकी रिलायंस से भी बातचीत हुई है, सन टीवी से भी बातचीत हुई है, अदानी ग्रुप से भी इनकी बातचीत चल रही है। तो ये जानना चाहती हैं कि ये जो डिज्नी का पूरा जो कारोबार है, अगर ये बिकता है तो उस लिहाज से फिर ये नेटवर्क 18 जिसके इनके पास 9000 क्वांटिटी है और 48 रुपये 20 पैसे के दाम पर इनके पास ये इतनी सारी क्वांटिटी पड़ी हुई है, और शेयर 78 रुपये के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। क्या रणनीति होनी चाहिए सर, ये जो एक्विजिशन है इसके परिप्रेक्ष्य में नेटवर्क 18 में क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ये काफी बड़ा इवेंट है और अभी तक पूरी तरह से क्लैरिटी मिली नहीं है, लेकिन अगर ये होता है तो बहुत अच्छा रीरेटिंग आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। बहुत समय के बाद ये स्टॉक चला है संदीप, क्योंकि मीडिया कंपनीज में देखिए बहुत स्लगिशनेस हमने देखा था। अभी काफी समय के बाद नंबर्स भी अच्छे आ गए हैं। ये डील अगर होती है तो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए थोड़ा सा इवेंट ड्रिवन स्टॉक है, लेकिन अगर नजरिया 6 से 12 महीना है तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छा पैसा बनेगा। तो यहाँ पे होल्ड करें, डेफिनेटली 6 to 12 मंथ में रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठ सकता है। ठीक है, होल्ड करने की राय है आपके लिए साक्षी जी। आप 6 to 12 मंथ्स का नज़रिया अगर लेके चलती हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा आपका बन सकता है। सर मैं आपसे शुरुआत में भी बातचीत कर रहा था कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स, इनमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। एनएमडीसी की बात करें, आईटीआई की बात करें, हमारे एक इनफैक्ट दर्शक हैं रंजीत भाटिया जी, इन्होंने अपना सवाल हमें शेयर किया भी है। उनके पास
200 शेयर है इनफैक्ट, 180 रुपये उनका जो भाव है जिसमें उन्होंने एंटर किया है। और आईटीआई के शेयर में आज भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी दमदार एक्शन देखने को मिला। अगर आप चार्ट्स में देखेंगे तो आज भी आपको ये स्पाइक नजर आएगा, करीब 5.5% के आसपास का अपमूव स्टॉक में देखने को मिल रहा है। बीता एक महीना अगर आप देखें तो करीब 50% के आसपास का अपमूव स्टॉक में भी देखने को मिल चुका है। और 6 महीने में यहाँ पे भी आप देखिए जीएमडीसी जैसे ही चार्ट वो आपको नजर आएगा, 200% से ज़्यादा का जो सर्ज है वो स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। 180 रुपये पे जिनके पास 200 क्वांटिटी है सर, उनके लिए क्या राय होगी? 180 वाला 287 रुपये पे पहुंच गया सर। इसका जो 52 वीक हाई है वो 200, इनफैक्ट आज ही इसने अपना 52 वीक हाई भी टच किया है सर। तो क्या करना चाहिए सर? प्रॉफिट बुक करने की राय होगी या आपको लगता है कि ये तेज़ी और भी जारी रहेगी? बाकी पीएसयू स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिएगा। मेरे ख्याल से देखिए इतने कम समय में स्टॉक भागा है संदीप, मेरे ख्याल से एटलीस्ट 30-40% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि पहली बात तो देखिए अभी भी काफी ऐसे पीएसयू कंपनीज है, आईटीआई अभी भी थोड़ा बहुत लॉस करती है, और अभी जो स्टॉक जो चला है वो बेसिकली इसलिए चला है क्योंकि उनको काफी बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। तो डेफिनेटली आगे के नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन अगर ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो चुका है, 180 का 280 87 हो चुका है, और वो भी बहुत छोटे अवधि में, तो इनको डेफिनेटली थोड़ा बहुत अपना होल्डिंग की मोनेटाइजेशन करना चाहिए। बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, क्योंकि अगर ऑर्डर्स आते हैं, आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ वापस रिज्यूम होती है तो और भी रीरेटिंग होगी। लेकिन पैसा तभी बनता है जब आप थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक करते हो। तो 200 शेयर में से अगर ये 50 या 75 शेयर भी निकालते हैं तो बैलेंस क्वांटिटी फ्री हो जाएगी और डेफिनेटली इनको काफी फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो 200 शेयर आपके पास हैं राजन सिंह जी, माफ़ कीजिए, तो आपको अपने 50 शेयर जो हैं उसको बेच देना चाहिए। आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है थोड़ा और फेवरेबल हो जाएगा उस केस में। तो आपके लिए राय है कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। आपके लिए राय ये निकल के सामने आ रही है। टाटा पावर पे इस बीच राजन सिंह जी हमें सवाल पूछ रहे हैं। 181 शेयर उनके पास हैं, 259 रुपये, 259 रुपीज़ उनका एंट्री प्राइस है जिस पे उन्होंने लिए हैं। अब वो जानना चाहते हैं कि इस पे अब करना क्या चाहिए, व्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि 259 पे उन्होंने लिया है, 256 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, 30% के आसपास से पिछले 6 महीने में चला है। हाल फिलहाल हमने देखा है कुछ कंसर्न्स इस कंपनी को लेकर बिल्ट हुए हैं, कुछ ब्रोकर्स की ओर से यहाँ पे बिकवाली की राय भी निकल के सामने आ रही है, जिस वजह से हमने देखा है कि अब ये शेयर थोड़ा सा लैकलस्टर होता हुआ दिखा है। एक महीने में करीब 4% के आसपास गिरा है। तो टाटा पावर पे जिसको फ्रेश एंट्री लेनी है उसके लिए भी, और जिसके पास 260 रुपये के आसपास रखा है सर, उनके लिए क्या राय होगी? मेरे ख्याल से टाटा पावर में लंबी अवधि के लिए ही पोजीशन होल्ड करिए। देखिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक इतना बढ़ेगा नहीं, थोड़ा कंसोलिडेट होगा, बट मेरे हिसाब से अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो देखिए सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के बिजनेस में बहुत सारा ग्रोथ आने वाला है। और हम देख रहे हैं कि टाटा जो पावर है वो अभी ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पावर जनरेशन का धंधा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियल जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है, रेसिडेंशियल कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो नजरिया 12-15 महीने का रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई होगी। मेरे ख्याल से हमारा हाउस व्यू है कि करीबन 325-330 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। टाइम फ्रेम लंबा रखना होगा राजन जी आपको। 325-330 तक भी स्टॉक जा सकता है। 6 से 12 महीने कम से कम आप इसमें नजरिए रखिए, तो जाके आपको इसमें मुनाफा हो सकता है। टाटा पावर पे आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना होगा। इस बीच विद्यापति हमारे साथ नासिक से हमारे एक दर्शक मौजूद है फोन लाइन पे। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते नमस्ते। मैं यूट्यूब पे जैसे भेजा है मैंने सवाल, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि मेरे पास 30 शेयर्स और इसके विप्रो के है, 640 पे लिया है, और 20 शेयर्स मेरे हैप्पीएस्ट माइंड के 1103 पे लिया है। 1103। तो विप्रो में मैं विप्रो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, 5 साल के ऊपर भी रख सकता हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। हैप्पीएस्ट माइंड का क्या करूँ ये मुझे अविनाश जी से पूछना है। नहीं, आपने विप्रो लॉस बुक करो? आपने सर विप्रो 640 रुपये पे लिए हैं, कब लिए थे आपने ये हो गए कम से कम 1 साल के पहले लिया होगा मैंने उसको। ठीक है, बहुत पहले लिया मैंने। हाँ, तो आपको डिविडेंड्स भी मिलते रहे होंगे, तो आपने इसके बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया था? नहीं, उसमें नहीं, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर मैं विप्रो लॉन्ग टर्म है इसलिए रखना चाहता हूँ कि उसका मैंने सोचा था, एक सुना था कि वो इसके अंदर एआई का सब फोकस करने वाले, इसलिए मैंने रखा है विप्रो। ठीक है, तो 640 रुपये पे सर इन्होंने विप्रो लिया है, 411 रुपये का भाव है। पहले इस पे बताइए, फिर हैप्पीएस्ट माइंड्स पे बातचीत करेंगे। देखिए पहली बात तो इन्होंने बहुत पहले विप्रो के शेयर लिए हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ऊपरी लेवल पे लिए। अभी भाव 411 चल रहा है। मेरे ख्याल से देखिए नजरिया आपका 3-4 साल जो भी हो,
अगर आपको सही मायने में पैसा बनाना है तो आपको थोड़ा सा एवरेज करना चाहिए, क्योंकि अगर 640 का रेट पे आप खड़े रहते हो तो ये कहना मुश्किल है कि वो रेट कभी आएगा, क्योंकि अभी एटलीस्ट कम से कम अगले 2-3 क्वार्टर के लिए तो आईटी कंपनीज में बहुत चैलेंज आने वाले हैं। जैसे सभी को पता है, अगर आप टीसीएस के नंबर देखिए, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, तो इन्होंने गाइडेंस भी काटी है। तो लग तो रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर यानी कम से कम 6 से 9 महीना में कोई बड़ी बढ़त आईटी कंपनीज के लिए नहीं आएगी। हालांकि देखिए ये सारी कंपनीज, विप्रो भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, कैश फ्लो अच्छा है, कैश पोजीशन अच्छा है, इन्होंने बायबैक भी किया था, लेकिन ग्रोथ का जो एलिमेंट है वो मिसिंग है। तो अगर आपका नजरिया 3-4 साल भी है तो थोड़ा एवरेज करिए और इसमें निवेशित रहिए, लेकिन कम से कम एवरेज करिए, क्योंकि अगर आप एवरेज नहीं करोगे तो आपके वो प्राइस पे पहुंचने के लिए शायद और भी लंबा समय आपको लग सकता है। ठीक है, तो विद्यापति जी, आपको पहली बात तो विप्रो में एवरेज करना होगा अगर आपको आईटी स्पेस में रहना ही है। कंपनी नो डाउट आपने अच्छी चुनी है, इसके कैश फ्लो भी अच्छे हैं। जैसे आपने भी कहा, आपने जो अपनी रिसर्च करी है कि एआई में काफ़ी तेज़ी से ये आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको एवरेज करना होगा और थोड़ा समय सीमा जो है, आपका जो होराइजन है निवेश का, वो आपको लंबा करना होगा, क्योंकि अगले 2 से 3 तिमाही तक कोई बहुत अच्छी खबर आएगी इनके लिए, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। इनफैक्ट चैलेंजेस इमर्ज हो सकते हैं, ऐसा हमें अविनाश जी बता रहे हैं। सर, हैप्पीएस्ट माइंड्स पे भी बता दीजिए, 1103 रुपये इनका प्राइस है। इन्होंने ऑब्वियसली पहले लिए हुए हैं काफ़ी ऊपर के भाव पर, अभी 850 रुपये के आसपास का प्राइस है। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स में क्या करना चाहिए? यहाँ पे भी देखिए, मैं कहता हूँ कि ये तो ऐसी कंपनी है जो डिजिटल काम करती है। इनके सारे कस्टमर जैसे अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, इनके ग्लोबली कस्टमर्स बहुत तगड़े हैं। और मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर ये फिनटेक में इनडायरेक्टली पोजीशन लेना चाहते हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड्स सारे फिनटेक कंपनीज को केटर करती है, काफी अच्छा ग्रोइंग बिजनेस है। लेकिन नियर टर्म में जैसे मैंने कहा कि इनको भी चैलेंजेस है, थोड़ा सा ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग कम हो रहा है, तो इसका भी असर इनको होगा। बट अगर यहाँ पे भी एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू करते हैं, 1-1.5 साल का, तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करें। देखिए, ऐसी कंपनीज में ग्रोथ जब वापस आएगा तभी अच्छा बाउंस आपको देखने को मिलेगा, बट नियर टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं। तो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। और यहीं पे मैं कहूंगा कि इनकी 1000 की बाइंग है, अभी 800 का रेट है, तो 750-800 में अगर हो सके तो थोड़ा एवरेज करिए, क्योंकि जब अपसाइड आएगी तभी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा वो काफी अच्छा रहेगा। ओके, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक हैप्पीएस्ट माइंड्स और पूरे आईटी स्पेस की जहाँ तक बात है। इनफैक्ट आज भी टीसीएस को लेकर भी खबर है कि इन्होंने अपने कुछ 16 कर्मचारियों को कंपनी से निकाला भी है। तो कुछ यहाँ पे दिक्कतें थी, जिस तरह से इन्होंने कुछ ऑनबोर्डिंग की गई है कुछ कर्मचारियों की, उसको लेके कुछ विवाद था, जिस वजह से ये फैसला लिया गया है। इनफैक्ट एक दर्शक और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कुलदीप सिंह जी हैं हमारे एक दर्शक, उन्होंने पेटीएम और वीबीएल, आई थिंक ये वरुण बेवरेजेस को लेकर जानना चाहते हैं। वरुण बेवरेजेस एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है पूरा एफएमसीजी स्पेस की जहाँ तक बात है, तो पेटीएम को खरीदें या फिर वरुण बेवरेजेस को, इसमें ये जानना चाहते हैं कि मौजूदा भाव पर दोनों में से कौन सा अच्छा है। इनफैक्ट पेटीएम पे तो आज एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने इनकी बाय रेटिंग बरकरार रखी है। 1200 पहले टारगेट दे रहे थे, वो अब उसे 1250 रुपये दे रहे हैं। और जो तर्क दिए गए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं कि पूरा जो इंटरनेट स्पेस है उसमें ये सबसे अट्रैक्टिव उनको नजर आता है, और उनके जो मुनाफा कमाने की जो एक एबिलिटी है बाकी कंपनियों के मुकाबले, वो उनको काफ़ी ज़्यादा नजर आती है। तो आप किसके साथ जाएंगे, पेटीएम या वरुण बेवरेजेस? देखिए, मुझे लग रहा है कि दोनों ही कंपनीज अपने अपने फील्ड में काफी वेल नोन है। और संदीप, देखिए पेटीएम में मुझे याद है जब स्टॉक लिस्ट हो गया था तभी बहुत ही डिजास्टर्स लिस्टिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को अच्छी तरह से संभाला है, कॉस्ट कटिंग भी की है। और अभी जो फिनटेक स्पेस में ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज में पेटीएम उतरा है, वहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही तेजी से ये ग्रो कर रहा है। ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू जो हम लोग बोलते हैं, मर्केंटाइज वैल्यू, वो भी लगातार हर क्वार्टर में बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट यही चाहेगा कि अगले सितंबर तक, जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है, कि वो ऑपरेटिंग एबिटा पॉजिटिव होंगे। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से री रेटिंग हो सकती है, क्योंकि इनके ऑपरेशंस काफी बड़े हैं, काफी इन्होंने अभी काफी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन्होंने लिए हैं अपने बास्केट में। पेमेंट का धंधा थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रहेगा, बट अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल का है तो कोई भी गिरावट अगर पेटीएम में आती है तो थोड़ा सा आप खरीद सकते हो, क्योंकि ये यूनिक प्लेयर है और सारे दिक्कतें मोरलेस अभी प्राइस में फैक्टर्ड इन है, लेकिन टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे लंबा देना पड़ेगा। और वरुण बेवरेजेस सर? देखिए, वरुण बेवरेजेस में मुझे लग रहा है कि ये भी स्टॉक सस्ता नहीं है, लेकिन जिस फील्ड में ये काम करता है, ये पेप्सी का बॉटलर है, और जिस प्रकार से इनकी मोनोपोली है, जिस प्रकार से इनके ज्योग्राफिकल रीच है पैन इंडिया में, मुझे लग रहा है कि ये भी एक 1.5-2 साल होल्ड करने वाला स्टॉक है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और देखिए, गर्मियों के सीजन में तो कोल्ड ड्रिंक्स लोग बहुत ही आसानी से पीते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ 2 ही ब्रांड है, पेप्सी और कोक। तो इनके लिए मार्केट में अपनी जगह इन्होंने ऑलरेडी बनाई है, तो डेफिनेटली अच्छा ग्रुप है। इनफैक्ट दूसरी इनकी कंपनी है जो देवयानी इंटरनेशनल, ये भी बहुत अच्छी कर रही है। तो मुझे लग रहा है ग्रुप भी काफी वेल एक्सपीरियंस्ड है, अच्छा खासा काम कर रहा है, बट नजरिया 1.5-2 साल का रखिए, तभी आपको पैसा बनेगा।
नज़रिए 1.5-2 साल का रखें। वरुण बेवरेजेस काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे गुंजाइश है, लेकिन आपको थोड़ा सा लंबा नज़रिया लेके चलना चाहिए अगर आप वरुण बेवरेजेस में खरीदारी करना चाहते हैं। तो कुलदीप सिंह जी, आपके लिए दोनों स्टॉक्स में राय आपको मिल गई होगी।